Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the beginning of New World Order in class 12th, in which I will tell you about the New World Order after the disintegration of World War, the USSR. Actually, before going to discuss the beginning of New World Order, I would like to explain the term New World Order. This term has been used to refer to any new period of history evidencing a dramatic change in the world political thought and the balancing of power. It is primarily associated with the ideological notion of world governance only in the sense of new collective efforts to identify, understand, and redress the world grievances. और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कि इस पूरे वर्ल्ड में कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से गवर्नेंस होनी चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस, और इसमें बहुत सारे चेंज आए क्योंकि इससे पहले दो सुपर पावर्स थे जैसे कि यूएसएसआर और यूएसए, लेकिन कोलैप्स होने के बाद एक ही सुपर पावर रहा, दैट इज द यूएसए। और यूएसए ने ये वर्ल्ड ऑर्डर जो था इसको कैसे हम चलाएं, पॉलिटिकल या इसको ये कलेक्टिव एफर्ट्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस करें, दैट गो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल नेशंस टू सॉल्व, जिनको एक नेशन स्टेट जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश का कहना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज न्यू वेज ऑफ वर्किंग विद अदर नेशंस फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, solidarity against the aggression and just treatment of all people। कि हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे काम करें ताकि हम पीस रेस्टोर कर सकें पूरे वर्ल्ड में, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें, या इसी तरह से कि जो एग्रेशंस हैं उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ हम कैसे इकट्ठा होकर लड़ें ताकि लोगों को इंसाफ मिले, ताकि लोग जस्टली ताकि लोगों को इंसाफ मिले। ओके। और इसमें जब हमने देखा कि सडन कोलैप्स आफ्टर इन 1991 when Soviet power disappeared from the international scene. This is largely correct, but we need to keep in mind two riders to this. Firstly, we shall see in this chapter or in this topic, we have to see there are two notions regarding the US hegemony. One was that US hegemony, it started after the 1991, but actually from the World War II the US was hegemon। ये दोनों पावर्स थे 1945 के बाद, लेकिन डोमिनेंट इनमें से यूएसए ही था, क्योंकि ये एविडेंट है कि जब यूएसएसआर के सामने जापान ने
सरेंडर किया था, लेकिन सरेंडर के बाद भी अमेरिका ने अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए 1945 में, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूँ, मैं हेजमन हूँ, मैं अपनी गुंडागर्दी को मनवाने के लिए। और पहले से ही अब इसकी ये हेजमनी चल रही थी, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं, 1991 के बाद इसने ये गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। इन 1900 अगस्त 1990, जब इराक ने इस कोवियत पर अटैक किया, दावा बोल दिया और पूरे इराक को अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स, बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए गए ताकि इराक इसको विड्रा करे, इस एग्रेशन को, और कोवियत को छोड़ दे। लेकिन जब तमाम ये डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल हो गए तो यूएनओ ने मैंडेट दिया लिबरेशन ऑफ कोवियत by force. Actually, this was not the decision of the UNO. It was the decision of USA through the mouth of the UNO, which gave the world mandate to liberate the Soviet forcibly, कि आप ताकत इस्तेमाल करो और ताकत के बलबूते पर आप इस कोवियत को लिबरेट करो इस इराक से। और एक कोalition ऑफ ये फोर्सेस बनाई गई, जिसमें 6,60,000 ट्रूपर्स थे फ्रॉम द 34 कंट्रीज, जिसमें 34 कंट्रीज के फोर्सेस थे। और इनमें जिन्होंने इकट्ठा, यानी 34 कंट्रीज ने इकट्ठा होकर इस इराक के साथ लड़ाई की और इसको डिफीट किया। और इस ऑपरेशन में, जिस ऑपरेशन को यूएनओ ने नाम दिया है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, लेट्स सी हियर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इसको लीड किया है यूएसए ने। और अमेरिकन जनरल जो थे, आर्मी जनरल, उसका नाम नॉर्मैन, और साथ में 75% ट्रूपर्स, दे वर फ्रॉम यूएसए। इट मीन्स कि इन 6,60,000 में से तकरीबन 4,95,000 सोल्जर्स जो थे, यानी 4,95,000 सोल्जर्स, दे वर फ्रॉम यूएसए। इट वाज कंप्रहेंसिवली द यूएस वार। लेकिन अमेरिका ने इसको अपना नाम नहीं दिया, बल्कि यूएनओ की एक कोशिश या करार दी कि हम इस कोवियत को लिबरेट करें। और इसी हमले का, इसी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म करके इसका नाम पड़ गया फर्स्ट गल्फ वार। फर्स्ट गल्फ वार, ओके। और इस फर्स्ट गल्फ वार को हम कंप्यूटर वार भी कहते हैं। लेट्स सी, इसको हम कंप्यूटर वार इसलिए कहते हैं क्योंकि there was this war, it reveals the vast technological gap that had opened opened up between the US military capabilities and that of other nations. और इसमें इसको हम कंप्यूटर वार इसलिए भी कहते हैं कि इसकी जो वाइड स्प्रेड कवरेज दी गई, और वाइड स्प्रेड कवरेज दी गई इस वार की, और इसलिए हम इसको कंप्यूटर वार भी कहते हैं और वीडियो गेम वार भी इसको हम कहते हैं। इसमें ज़्यादातर वीडियो कैमरास यूज़ किए गए और टेलीविज़न इसको टेलीविज़न पर कास्ट किया गया, ताकि दुनिया में जो भी लोग जहाँ पर भी हैं वो अपने बेडरूम से इसको अच्छी तरह से देख सकें। और इसको टेलीकास्ट करने का ये मकसद था कि अमेरिका की गुंडागर्दी को पूरे दुनिया को दिखानी थी। एंड आफ्टर दैट, व्हेन द यूएस within within a little time, it defeated the Iraq, and though Saddam Hussein
the leader of the Iraq. He called this as the mother of all battles. But the Iraqi troopers, they were quickly defeated and forced to withdraw from the Kuwait. कुवैत को उन्हें छोड़ना पड़ा और सिर्फ चंद दिनों में इसको ये ख़त्म किया गया और ये कुवैत जो है इस इराक से आज़ाद हो गया। और उसके बाद है बिल क्लिंटन ईआरएस। बिल क्लिंटन ईआरएस यानी बिल क्लिंटन, जिसका पूरा नाम है विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। चूंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, उन्होंने 1992 में इलेक्शन हारा और बिल क्लिंटन ने ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और उसने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन 1996 में इस बिल क्लिंटन ने फिर से इलेक्शन जीत लिया, यानी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर उनको उसने जीता और ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर 8 years। और क्लिंटन ईयर जो बिल क्लिंटन ईयर्स जो है, इस बिल क्लिंटन ने फोकस ज़्यादातर इंटरनल अफेयर्स पर दे दिया एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ही वाज not engaged in world politics as actively as W. Bush was. Okay, in foreign policy, Bill Clinton tend to focus on the soft issues, जैसे कि एच डब्ल्यू बुश वो हार्ड इश्यूज को हाईलाइट करता था, फॉलो करता था, लेकिन इन्होंने यानी बिल क्लिंटन ने सॉफ्ट इश्यूज को अपना मैनिफेस्टो बनाया, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिस पर उसने इलेक्शन जीता। और उनमें से था प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी सॉफ्ट इशू लाइक, ऑल्सो द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड क्लाइमेटिक चेंज। ये 3 इश्यूज ऐसे थे जिनमें इन्हें ये हार्ड पावर यूज करने की जरूरत नहीं थी। और हार्ड पॉलिटिक्स की तरफ इसने ये ज़्यादा ये तवज्जो नहीं दिया और मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी इसको इसने उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जितना इससे पहले किया गया था, यानी एच डब्ल्यू बुश ने। हाँ, कहीं कहीं पर इसको फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ा, जैसे use of force on some occasions. He also used the force on the occasions which were very most important. Among them was the episode occurred in 1990 in response to Yugoslavian act against the Albania population. Albania population जो कोसोवो प्रोविंस में जो युगोस्लाविया ने हमला किया था, और इसको देखकर इस बिल क्लिंटन ने ऑर्डर दिया कि आप भी इस पर अटैक करो। एंड द युगोस्लावियन around the Yugoslavian there was Yugoslavian area there was the bombardment and US bombed the targets around the whole Yugoslavia till the native forces were stationed at in Kosovo. Not only this, but also he used the force in response of bombing, जैसे कि 3 ममालिक में जो यूएस ये एम्बेसीज थे उनके सामने बॉम्बिंग्स हुए हैं, बम धमाके हुए। और वो एम्बेसीज जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं नैरोबी कीनिया या दारुल सलाम तंजानिया in 1989। यहाँ इन एम्बेसीज के सामने according to the US military intelligence Al-Qaeda the terrorist organization उसने वहाँ पर बॉम्बिंग्स की। और
इन बॉम्बिंग्स को देखकर, इन ये धमाकों को देखकर बिल क्लिंटन ने ऑर्डर दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सॉरी ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, to strike the cruise missiles to Sudan and Afghanistan। और अफगानिस्तान पर इन्होंने बमबारी की और सूडान पर इन्होंने बमबारी की, ताकि जो अलकायदा टेररिस्ट टारगेट्स जो हैं सूडान में या अफगानिस्तान में, और उन्हें तबाह किया जाए और उन्हें तबाह बर्बाद करें। और इन टारगेट्स में वहाँ पर सिविलियन फैटलिटीज़ भी बहुत सारी हो गई। And in this way, Bill Clinton not only used the soft issues, he also used the hard power in some occasions, particular occasions, not at all. In this way, the Bill Clinton he also faced the 9/11 attacks and he started the global war on terror. Inshallah, in the next video, I will tell you, and इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इस आइकन पर बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे बहुत और वीडियोस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।